हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं डिविडेंड पॉलिसी और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। जनरली प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अब बात आती है डिविडेंड पॉलिसी की। डिविडेंड पॉलिसी क्या होगा? डिसीजन लेना। किस बारे में डिसीजन लेना? कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी या फिर कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन करके रखेगी। तो दो एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा कंपनी को क्या डिसाइड करते वक्त, डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते वक्त। फर्स्ट, अगर कंपनी के पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिविडेंड रिटेन करेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि वो फाइनेंसिंग के लिए बाहर वाली पार्टीज के पास नहीं जाएगी। वो अपना प्रॉफिट ही अपनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर कंपनी के पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है और कंपनी क्या चाहती है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, तो कंपनी क्या करेगी? उस टाइम कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन करेगी। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब हम करेंगे, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं, कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पेक्ट करती हैं, डिविडेंड पॉलिसी पर अपना इफेक्ट डालती हैं। आइए एक एक कर हम सभी फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है लीगल रेस्ट्रिक्शन। देखिए, गवर्नमेंट के बनाए हुए कुछ प्रोविजंस होते हैं जिन प्रोविज़न में रहकर डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया हुआ है कि डिविडेंड या तो करंट प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर पास्ट प्रॉफिट में से। लेकिन हमने क्या करना है? डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न बनाकर अलग से रखना है। जनरली कंपनीज क्या करती हैं? करंट प्रॉफिट में से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फर्दर कंपनी एक्ट भी प्रोवाइड करता है कि जो डिविडेंड है वो कहाँ से पे करेंगे? सिर्फ प्रॉफिट में से, कैपिटल में से हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडवर्स इम्पैक्ट डालती है किस पर? एक तो हमारी क्रेडिटर की सिक्योरिटी पर और हमारी दूसरी साइड कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो लीगल रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न क्या बोलता है कि हम डिविडेंड कहाँ से पे करेंगे? ओनली आउट ऑफ करंट प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग। जनरली डिविडेंड कहाँ से, अभी हमने पिछले पॉइंट में बात करी कि जो डिविडेंड पे होगा वो करंट प्रॉफिट में से होगा। अब बात करते हैं कि कंपनी किस तरीके का ट्रेंड फॉलो करती आ रही है। अगर पास्ट में कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती आई है और कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, तो उस टाइम अब भी कंपनी क्या करेगी? एक रेगुलर डिविडेंड फॉलो करेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर ट्रेंड ऐसा है कि अगर प्रॉफिट हो रही है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर कंपनी क्या करेगी? कंपनी के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या उसे रिटेन करे। मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड, ट्रेंड मतलब जो पीछे से चलन चलता आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिज़ायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ हम डिविडेंड पॉलिसी किसे ध्यान में रखकर डिसाइड करेंगे? शेयर होल्डर्स की नीड को। पहले हम डिवाइड करेंगे, देखिए हमारे शेयर होल्डर कितनी तरह के, हम डिवाइड कर लेते हैं एक तरह से, एक जिन्हें नीड हो और दूसरा जिन्हें ना नीड हो। नीड किन्हें होगी? विडोज़ को नीड होगी, रिटायर्ड पर्सन्स को नीड होगी और ऐसे लोगों को नीड होगी जिन्होंने शेयर्स में पैसा इसलिए लगाया ताकि उनकी एक रेगुलर इनकम आती रहे। अगर ऐसे शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखें तो उन्हें रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, तो इसका मतलब रेगुलर इनकम की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे? एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करेंगे। दूसरी साइड मैंने बात करी जिन्हें नीड नहीं है, जैसे कि वेल्दी शेयर होल्डर्स।
जिनके पास पहले ही बहुत पैसा है और अगर डिविडेंड वो अर्न करते हैं तो वो टैक्स पे ही बन जाएंगे। तो इस केस में वो क्या करते हैं, अभी करंट में डिविडेंड ना लेकर के वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कैपिटल गेन, कि जब बाद में ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो अपना कैपिटल गेन में शेयर ले लेंगे, ना कि प्रेफरेंस किसे नहीं देंगे, वो प्रेफरेंस डिविडेंड को ना दे करके कैपिटल गेन को प्रेफरेंस देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं कि जो 12 महीने बूम हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, वो कंपनीज प्रॉफिट अर्न नहीं करती ही करती हैं। जैसे लिकर इंडस्ट्री कि रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर भी वो लिकर शॉप के पास जाएंगे, उनका प्रॉफिट रेगुलर होता है। तो ऐसी कंपनीज क्या कर सकती हैं, एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन करके रख सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जब उनका बूम वाला पीरियड होगा तो प्रॉफिट कमाएंगे, रिसेशन होगा तो उनका बिल्कुल बिजनेस ठप होता है, बिल्कुल पैसा नहीं आता। तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, जब बूम की सिचुएशन होती है, उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, तो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिटेन करके रख लेती हैं और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कब करेंगी, जब रिसेशन वाला वक्त आएगा। जब रिसेशन आएगा तो उस टाइम वो बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना, बचा कर रखा था बूम के टाइम पर, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं एज ऑफ द कंपनी। एज की बात करें मतलब न्यू कंपनी है या ओल्ड कंपनी है। देखिए, अगर कोई नई कंपनी होगी तो उससे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी, पैसा चाहिए, ठीक है। और नई कंपनी को बाहर से भी जल्दी से पैसा नहीं मिलता, तो उस केस में कंपनी जो नया नया प्रॉफिट कमाना शुरू करेगी उसे रिटेन करके रखेगी, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कंपनी पुरानी हो चुकी है, पुरानी है, तो उस केस में क्या करेगी, कंपनी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आए तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। बहुत ईजी पॉइंट है कि अगर कंपनी को फ्यूचर में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, कई बार ना गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी, हमें पता है गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है। अब डिविडेंड के लिए भी कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है कि आपको इन्हीं नियमों में रहकर, इन्हीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करनी है। तो गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज, वो रूल रेगुलेशन ध्यान में रखने पड़ेंगे जब कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करेगी। ऐसा 1974-75 में हुआ था, जब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कुल 33% ही डिविडेंड की फॉर्म में बांटेगी या फिर पेड अप कैपिटल का 12% जो कि लोअर होगा। अब तो खैर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस टाइम ये रेस्ट्रिक्शन थी। तो अगर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन बनती है तो उस रेस्ट्रिक्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। यहाँ हम टैक्सेशन की बात करेंगे शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा टैक्स पे ही है, वो मतलब उसे टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर, तो वो प्रेजेंट में डिविडेंड लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि डिविडेंड से उसका टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसकी टैक्सेबल इनकम बनती ही नहीं, तो वो करंट में डिविडेंड लेगा। तो हम किसको ध्यान में रखकर यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी बना रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को, कि क्या वो टैक्स बियर करने को रेडी है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पर हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस हो। देखिए, अगर इन्फ्लेशन होगा तो कंपनी को अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो वो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करेगी, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा के। तो ऐसे टाइम में अगर इन्फ्लेशन है तो कंपनी कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी या फिर नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन, एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है, तो उस टाइम पर कंपनी क्या करेगी, इजीली फ्रीली लिबरल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करेगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल किसका कंट्रोल, शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल। देखिए, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंडीशन 1 लगा दी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और कंपनी को और ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो कंपनी क्या करेगी, उन फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और शेयर्स इशू करेगी। नंबर ऑफ शेयर अब बढ़ गए,
मान लो पुराने 100 थे, नए 100 हो गए, नए शेयर होल्डर आ गए, राइट्स उनके पास भी आ गई, शेयर अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, कम। पहले 1000 रुपीज कमा रहे थे, 100 लोगों में बट रहे थे, अब वही 1000 कमा रहे हैं 200 में, तो अर्निंग पर शेयर कम हुआ। देखिए, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना कंट्रोल बनाकर रखना चाहते हैं कंपनी पर, तो वो क्या करेंगे, वो शेयर्स को क्या करेंगे, शेयर्स को जो इशू नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉफिट को ही यूज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कंपनी पर उनका कंट्रोल रहे या ना कर रहे, तो उस टाइम वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो मार्केट से पैसा उठाएंगे नए शेयर्स इशू करके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी में बहुत लार्ज अमाउंट में फंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि LIC हो गया, GIC हो गया, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ अपने रूल रेगुलेशन भी लगा देती हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक रेगुलर डिविडेंड की डिमांड करते हैं कि रेगुलर डिविडेंड मिलना चाहिए, तो उस टाइम अच्छे लिंकेज बनाने के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कंपनी उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड पे करती है। कंपनी अलग अलग तरीके से रेगुलर डिविडेंड पे कर सकती है कि एक शेयर पर एक कांस्टेंट डिविडेंड पे करे, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो करे, या फिर एक स्टेबल डिविडेंड, लोअर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर कोई कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है, तो जो उसने अपने प्रोविजंस बनाए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड पे करेगी। लास्ट पॉइंट आता है लिक्विडिटी या लिक्विड रिसोर्सेस। अगर कंपनी के पास लिक्विड रिसोर्सेस अवेलेबल है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और कंपनी के पास लिक्विड रिसोर्सेज की कमी है तो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट लिक्विड फॉर्म में ना करके स्टॉक की फॉर्म में इशू करेगी, जैसे बोनस शेयर्स इशू करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। थैंक यू।